दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। नांदेड़ लोकसभा सीट पर वंचित बहुजन आघाड़ी की मजबूत दावेदारी, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता, 2 बार के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण जी ने बीजेपी ज्वाइन की है। अशोक चव्हाण नांदेड़ जिले से आते हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता में भी अशोक चव्हाण नांदेड़ से चुनकर आए थे। 2019 में अशोक चव्हाण जी को नांदेड़ लोकसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 40,000 इस मामूली अंतर से अशोक चव्हाण जी को हार का सामना करना पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार यशपाल भिंगे, उनको लगभग 1,60,000 वोट मिले। इसके कारण अशोक चव्हाण जी को हार का सामना करना पड़ा। अशोक चव्हाण बीजेपी के साथ जाने से अब इस नांदेड़ लोकसभा सीट पर वंचित बहुजन आघाड़ी का एक तरीके से वर्चस्व दिखाई दे रहा है। इस वक्त कांग्रेस पार्टी के पास नांदेड़ से या नांदेड़ की लोकसभा सीट पर कोई मजबूत उम्मीदवार नजर नहीं आ रहा। अगर कांग्रेस पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी, इन दोनों में गठबंधन होता है, यानी वंचित बहुजन आघाड़ी महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ जाती है और नांदेड़ की लोकसभा सीट वंचित बहुजन आघाड़ी को मिलती है, तो अगर कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी नांदेड़ में अच्छी रणनीति, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में एकजुट बरकरार रखती है और वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर जी हो या कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता या कांग्रेस पार्टी का आला कमान नांदेड़ में अपनी राजनीतिक ताकत लगाता है, तो नांदेड़ की लोकसभा सीट जीतना एक तरीके से महाविकास आघाड़ी को इसमें कामयाबी मिल सकती है। लेकिन अशोक चव्हाण बीजेपी के साथ जाने से नांदेड़ लोकसभा सीट पर बीजेपी का वर्चस्व या राजनीतिक पकड़ एक तरीके से मजबूत हो गई है। लेकिन नांदेड़ लोकसभा सीट पर मुस्लिम और दलित वोटर निर्णायक है और यही वोटर आने वाले लोकसभा चुनाव में चुनाव का नतीजा बदल सकते हैं। नांदेड़ में दलित वोटर हो या मुस्लिम मतदाता हो, अभी तक वो कांग्रेस के साथ रहे हैं। भले ही पिछले चुनाव में दलित और मुस्लिम मतदाताओं का अच्छा खासा समर्थन वंचित आघाड़ी को मिला हो, लेकिन अगर हम इस नांदेड़ लोकसभा सीट का पारंपरिक राजनीतिक गणित देखें या समीकरण देखें, तो इस सीट पर हमेशा कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा है। अशोक चव्हाण बीजेपी के साथ जाने से कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक है या अशोक चव्हाण जी के जो समर्थक है वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। नांदेड़ से जो भी जमीनी खबरें मिल रही है उसे देखें तो आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए नांदेड़ की लोकसभा सीट जीतना इतना आसान नहीं है। अगर वंचित बहुजन आघाड़ी महाविकास आघाड़ी गठबंधन का भाग बनती है या वंचित बहुजन आघाड़ी और महाविकास आघाड़ी में अलायंस होता है, तो अगर वंचित का उम्मीदवार नांदेड़ से हो या कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार नांदेड़ से हो, इसमें दोनों पार्टियों की भूमिका
उनका संयुक्त उम्मीदवार चुनकर लाने में बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। यानी वंचित बहुजन आघाड़ी का जो राजनीतिक प्रभाव है और पिछले चुनाव में जो वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार को 1 लाख से ज्यादा यानी 1.5 लाख से ज्यादा जो वोट मिले हैं, उसके कारण वंचित बहुजन आघाड़ी की एक दावेदारी नांदेड़ लोकसभा सीट पर प्रबल तरीके से हमें दिख रही है। अभी तक वंचित बहुजन आघाड़ी महाविकास आघाड़ी में गठबंधन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अगर ये अनाउंसमेंट होता है तो अशोक चौहान जी के जाने के बाद भी नांदेड़ की लोकसभा सीट महाविकास आघाड़ी जीत सकती है, लेकिन बशर्ते वंचित बहुजन आघाड़ी इसके लिए महाविकास आघाड़ी के साथ और कांग्रेस के साथ होनी चाहिए। यानी वंचित बहुजन आघाड़ी के बिना नांदेड़ की लोकसभा सीट जीतना महाविकास आघाड़ी के लिए और कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी का जो वोट शेयर है या उनको मानने वाले जो मतदाता है या प्रकाश आंबेडकर जी का जो राजनीतिक करिश्मा है, उसका एक जोरदार असर या प्रभाव हमें आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है। और खासतौर पर अकोला, नांदेड़, हिंगोली, चंद्रपुर, नागपुर, सोलापुर ऐसे सीटों पर वंचित बहुजन आघाड़ी का जबरदस्त दबदबा है और उसका फायदा महाविकास आघाड़ी को मिल सकता है, बशर्ते वंचित बहुजन आघाड़ी और महाविकास आघाड़ी के बीच गठबंधन होना हो। तो अगर गठबंधन नहीं होता तो वंचित बहुजन आघाड़ी सभी 48 लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती है और इसका नुकसान महाविकास आघाड़ी गठबंधन को यानी इंडिया गठबंधन को उठाना पड़ सकता है। लेकिन मोदी जी को सत्ता से हटाने के लिए सभी विरोधी दल एक साथ आ रहे हैं। महाविकास आघाड़ी को एकजुट रखने के लिए या विरोधियों को एकजुट रखने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर जी हो या महाविकास आघाड़ी के नेता एक साथ आ सकते हैं और उनका यही प्राथमिक एजेंडा है। लेकिन बशर्ते आपस के मतभेद इन पार्टियों के नेताओं को दूर करने पड़ेंगे। वंचित बहुजन आघाड़ी एक जबरदस्त राजनीतिक ताकत के तौर पर आने वाले चुनाव में उभर सकती है। वंचित अगर महाविकास आघाड़ी के साथ होंगी तो आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत महाविकास आघाड़ी बन सकती है। यानी एक तरीके से सी वोटर का जो सर्वे है उसमें इस वक्त महाविकास आघाड़ी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति को एक तरीके से वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अगर इसमें वंचित बहुजन आघाड़ी का वोट शेयर हम मिक्स करें तो आने वाले लोकसभा चुनाव में एक तरफा नतीजे आ सकते हैं। इसी के कारण महाविकास आघाड़ी के कद्दावर नेताओं को बीजेपी अपने पाले में लाने का प्रयास कर रही है और अशोक चौहान जी को अपने पाले में लाने में बीजेपी कामयाब हो गई है। यानी महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपनी राजनीतिक स्ट्रेटेजी तैयार कर रही है। हर सीट का राजनीतिक समीकरण बीजेपी बना रही है, लेकिन बीजेपी के इस समीकरण को वंचित बहुजन आघाड़ी का वोट शेयर या वंचित बहुजन आघाड़ी का प्रभाव ध्वस्त कर सकता है, बशर्ते वंचित और महाविकास आघाड़ी में गठबंधन बने। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।